नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 15 सितंबर 2020। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जो पहला टॉपिक आज होने वाला है वो होने वाला है पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020 से रिलेटेड। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांस फैट। उसके बाद हम देखेंगे मीथेन इन कृष्णा गोदावरी बेसिन और लास्ट आर्टिकल आज का हमारा होगा असम ऑयल वेल फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, वहां पर फायर वगैरह लग गई है, ठीक है, उसे डिस्कस करेंगे। चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020 के बारे में। ठीक है, कंटेस्ट यह है कि रिसेंटली ये बिल को पार्लियामेंट में लेके आया जाने वाला है। ठीक है, और इस बिल में कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनका मानना है कि इस बिल के जो कुछ प्रोविजंस हैं वो फार्मर को हार्म कर सकते हैं, उनसे फार्मर्स को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन और देख लेते हैं वो कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि फार्मर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इस बिल में उन पेस्टिसाइड्स का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा जिन्हें इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। ठीक है, भले ही जो आपके अदर कंट्रीज हैं वहां पर उनका यूज हो रहा हो, अगर इंडिया में उनके यूज पर बैन लगा हुआ है, उनका यूज को मना किया गया है, तो आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए अब इससे लॉस क्या होगा। देखिए गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो पेस्टिसाइड्स के यूज को बैन कर सकती है अगर उनसे इन्वायरमेंट को हार्म होता है तो, ठीक है, या फिर फार्मर्स को ही कोई हार्म होता है तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसा बोल सकती है कि इस पेस्टिसाइड्स का यूज हमें नहीं करना है। लेकिन अब उससे लॉस क्या है, आप यूज तो रोक दो लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से आप और एक्सपोर्ट से आपको लॉस होगा बिजनेस में। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि हम हमारा जो एग्रोकेमिकल का जो बिजनेस है उसका एक्सपोर्ट करें, उन प्रोडक्ट्स का हम एक्सपोर्ट करें। ऑलराइट, ठीक है, और ये जो है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अशोक दलवाई कमेटी के। ठीक है, इस कमेटी में भी बोला गया था कि हमें प्रमोट करना है हमारे डोमेस्टिक और इंडिजिनस इंडस्ट्री को, ठीक है ना, एक्सपोर्ट की फील्ड में, ताकि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो है बूस्ट कर पाएं, उनका एक्सपोर्ट कर पाएं। ठीक है, और साथ ही साथ हम अपनी डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट के ऊपर है उससे भी रिड्यूस करें। ठीक है, अगर हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करेंगे, उनका एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो उससे लॉस होगा। ऑलराइट, ठीक है, इस बिल में यह भी कहा गया है कि इसमें एक रजिस्ट्रेशन कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है ना, ये रजिस्ट्रेशन कमेटी को पावर होगी कि वो जो पेस्टिसाइड है उसको, उसके यूज को सस्पेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है और इवन बैन भी कर सकता है। बट इन डिसीजन को लेते समय कोई भी साइंटिफिक एवोल्यूशन की बात नहीं की गई है। कोई भी साइंटिफिक मेजर्स को, कौन से साइंटिफिक मेजर्स होने चाहिए जिनके बेसिस पर आप बैन वगैरह लगा रहे हो, सस्पेंड वगैरह कर रहे हो उस पेस्टिसाइड्स को, इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। ठीक है, इस बिल में एक और प्रोविजन है जो कि हार्मफुल है। वो बोलता है कि आपको जो भी पेस्टिसाइड्स हैं उनको री रजिस्टर करना होगा। ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स हैं पहले रजिस्टर किए गए थे 1968 के एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अब इस 1968 के अकॉर्डिंग जो पेस्टिसाइड्स रजिस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं उनको आपको दोबारा से रजिस्टर करना होगा इस बिल के अकॉर्डिंग, जब ये बिल जो है एक्ट बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ऑलराइट, समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम इस बिल के जो है कुछ बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो बिल लेके आया जाएगा ये रिप्लेस करेगा आपका इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 को। ठीक है ना, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इस एक्ट को ये रिप्लेस करेगा। ठीक है, अमेंडमेंट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है। ऑलराइट, डिफरेंस होता है अमेंडमेंट और रिप्लेस में। अमेंडमेंट में इसी बिल में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आ जाते हैं, रिप्लेस कर रहा है यानी कि सारे प्रोविजन जो भी इस एक्ट के थे वो अब नल एंड वॉइड हो गए। ठीक है, ऑलराइट, तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये ना इस प्रकार की चीज़ें जो होती है ना, ये रिप्लेस, अमेंडमेंट, ये आपको जब आप प्रीलिम्स देते हो तो वहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। ऑलराइट, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, द बिल विल रेगुलेट द बिजनेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड कंपनसेट द फार्मर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, यानी कि अगर किसी फार्मर को, ठीक है ना, किसी पेस्टिसाइड्स के यूज के कारण कोई लॉस होता है, ठीक है, तो सरकार जो है उसको कंपनसेट करेगी कि आपको जो भी पेस्टिसाइड के यूज के कारण जो भी लॉस हुआ उसका हम आपको मुआवजा दे देंगे। ऑलराइट, ठीक है, इस एक्ट में, इस बिल में, अभी तो ये एक्ट नहीं बना है, ठीक है, इस बिल में एक प्रोविजन ये भी है कि फार्मर्स को सारा डाटा मिल जाएगा पेस्टिसाइड से रिलेटेड, यानी कि इस पेस्टिसाइड्स की क्या फ़ायदे हैं आपको, क्या नुकसान है,
ठीक है ना, या फिर आप इस पेस्टिसाइड्स की अल्टरनेटिव क्या है वो भी आपको पूरा डाटा आपको प्रिपेयर करके फार्मर्स को मिल जाएगा। ठीक है, इस बिल में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को प्रमोट करने पर भी फोकस किया जाएगा। ऑलराइट, तो ये था सारा डाटा इस एक्ट के बारे में। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसमें ये होगा कि जो भी पेस्टिसाइड्स के मैन्युफैक्चरर होंगे, ठीक है ना, उन्हें रजिस्ट्री अपनी करानी होगी। ऑलराइट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस बिल का। ठीक है, अगर हम इंडिया में पेस्टिसाइड्स की बात करें तो इंडिया जो है ना वो लीडिंग प्रोड्यूसर है पेस्टिसाइड्स का इन एशिया। ठीक है ना, नियरली 9 लाख टन के अराउंड एग्रोकेमिकल प्रोड्यूस हम करते हैं और 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड एवरी ईयर। ठीक है ना, मतलब कि 50% जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उसको तो एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी फील्ड है जहाँ पर इंडिया जो है डेवलप कर सकता है। ठीक है, जो टॉप क्रॉप्स हैं जिनके लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं वो है एक आपकी पैडी, ठीक है, और दूसरी है कॉटन। ठीक है ना, पैडी में अराउंड 26% से लेकर 28% तक का पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। सिमिलरली कॉटन में भी 18% से लेकर 20% तक का पेस्टिसाइड्स यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, अगर हम टॉप कंज्यूमर की बात करें केमिकल पेस्टिसाइड्स में तो वो उसमें आपका टॉप में आता है स्टेट वो की है आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, ठीक है, जिसमें 24% टोटल कंजम्पशन होता है। ठीक है ना, 70% यूजेस जो है वो अदर स्टेट में है, जैसे कि आपके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, यहाँ पर भी पेस्टिसाइड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ऑलराइट, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का मतलब तो आपको पता है ना कि क्या होता है। पेस्टिसाइड्स मतलब होता है जो आपके कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना क्रॉप्स वगैरह में, तो उनको किल करने के काम आता है ये। ठीक है, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? हर्बिसाइड्स जो घास फूस उग आती है, ठीक है ना, क्रॉप्स के साथ ही, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस वगैरह जो हैं जो आपके क्रॉप्स को मिलना चाहिए उनको कंज्यूम कर लेते हैं, तो उनको हर्बिसाइड्स कहते हैं, जो हर्ब्स को किल करे। ठीक है ना, पेस्टिसाइड्स जो कि पेस्ट को किल करे। ठीक है ना, पेस्ट यानी कि आपके जो कीड़े मकोड़े होते हैं और अदर प्रकार के जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको किल करने के यूज़ में आती हैं ये। ऑलराइट, ठीक है, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं ट्रांस फैट्स के बारे में। ठीक है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। देखिए, कंटेस्ट ये है, रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन कंट्रीज को नीड है, अर्जेंट नीड है कि वो एक ऐसा एक्ट लेके आए जो कि ट्रांस फैट के कंट्रोल करे। ठीक है, ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? ये एक फैट का टाइप होते हैं। ठीक है, पहले हम फैट के टाइप को समझ लेते हैं, फिर इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, देखिए 3 प्रकार के फैट होते हैं। आप जो खाते हो ना फूड, उसमें 3 प्रकार के फैट आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला होता है अनसैचुरेटेड फैट, अगला होता है सैचुरेटेड फैट और एक अगला होता है ट्रांस फैट्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट जो होता है इसको हम गुड फैट भी कहते हैं। ठीक है ना, ये अच्छा फैट होता है, हमें इसका कंजम्पशन हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, ये आपका कहाँ पर मिलता है? तो देखिए, ये आपका नट्स में मिल जाता है। ठीक है ना, बादाम वगैरह जो हैं आपके, ठीक है ना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, एवोकाडो में मिल जाएगा और वेजिटेबल्स में भी कुछ आपको कुछ वेजिटेबल्स में अनसैचुरेटेड फैट मिल जाएगा। ठीक है, ये लोअर कैलोरीज होती हैं, इनमें कैलोरीज उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये होते हैं आपके अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, अगला होता है आपका सैचुरेटेड फैट। ये क्या होता है? ये एनिमल प्रोड्यूसेस से मिलता है आपको। ठीक है ना, सैचुरेटेड फैट जो होता है एनिमल प्रोड्यूस में मिलता है। ठीक है ना, मीट वगैरह, ठीक है ना, वहाँ पर आपको ये मिलेगा, उसमें मिलेगा आपको। ठीक है ना, इट इज़ रिकमेंडेड दैट पीपल शुड रिड्यूस द यूज ऑफ सैचुरेटेड फैट। ठीक है ना, आपको जो है अगर हेल्दी रहना है तो सैचुरेटेड फैट का कंटेंट अपनी फूड में कम करो। ठीक है, तीसरा और सबसे वर्स्ट प्रकार का जो फैट होता है वो होता है ट्रांस फैट। ठीक है ना, ये जो होता है ये एक टाइप का अनसैचुरेटेड फैट ही है। ठीक है, मतलब कि गुड फैट का टाइप है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ट्रांस फैट एक तो सबसे पहले आपका जो है नेचुरली भी मिल जाता है। ठीक है ना, नेचुरली आपको कहाँ पर मिलेगा ट्रांस फैट? ये आपको मिल जाएगा कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर ट्रांस फैट का कंटेंट जो होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना, आपका पनीर वगैरह हो गया, मक्खन वगैरह हो गया, उसमें बहुत कम होता है। ठीक है ना, लेकिन ये आपको जो आर्टिफिशियली जो ट्रांस फैट होता है ना वो आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल ट्रांस फैट में क्या करते हैं हम? ठीक है, आर्टिफिशियल ट्रांस फैट में क्या करते हैं हम? जो आपके ऑयल्स होते हैं ना, कहाँ पर दिया हुआ है ये? ठीक है ना, जो आपके ऑयल्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, जो आपके ऑयल्स होते हैं उसमें क्या किया जाता है? हाइड्रोजन की मिक्सिंग की जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन की जैसे ही आप मिक्सिंग करते हो आपकी नॉर्मल ऑयल्स में, जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं जिनका आप यूज़ करते हो खाने के लिए, उसमें हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग की जाती है, हाइड्रोजन को उसके साथ मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है जो आपका ऑयल होता है उसका जो टेक्स्चर होता है वो घी की तरह आने लगता है। जो प्योर घी होता है ना आपका, या फिर बटर जिसे हम कहते हैं, उसकी तरह उसका टेक्स्चर आ जाता है। ठीक है,
तो इससे आपको लगता है कि आप बटर या फिर घी कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आप वो रियल में होता है ट्रांस फैट, ठीक है। इसका यूज़ इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी देर तक ये आप इनको स्टोर करके रख सकते हो। साथ ही साथ ये चीपर होता है, बहुत चीप होता है ये, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है ना, मार्जिनलाइज की स्नैक फूड वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। ये बेक्ड जो आपके गुड्स होते हैं और जो फ्राइड फूड्स होते हैं वहां पर इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्सिबल है अराउंड 5 लाख डेथ्स जो हर साल होती हैं, 5 लाख जो डेथ होती हैं वो ट्रांस फैट के कंजम्पशन के कारण होती हैं, ठीक है ना। जहाँ पर आपको हार्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी डिजीजेस आपको देखने को मिल जाती हैं। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का, आप भी अवॉइड करें। अगर आप में से कोई ट्रांस फैट का कंज्यूम कर रहा है तो उन्हें आप अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें, ठीक है ना। ये आपके हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब होती हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है ना, आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। और ना ही सिर्फ ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में होना चाहिए उसको भी ये रिड्यूस करता है, ठीक है ना। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो हमें हार्ट डिजीजेस के अगेंस्ट प्रिवेंट करता है। अगर आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल है तो वो आपको हार्ट डिजीज को अफेक्ट होने से बचा लेगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करता है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। ऑलराइट, ठीक है ना, ठीक है ना। ये ओबिसिटी भी बढ़ा देता है, टाइप 2 डायबिटीज़ भी इंक्रीज करता है, हार्ट डिजीजेज हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट आपको बना देता है, ठीक है ना। इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है, ठीक है ना। सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर भी इससे आपको हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है ये, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसका यूज़ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और ये चीप होता है, ठीक है। और ये एक प्योर घी बटर टाइप का आपको टेक्सचर देता है, ठीक है। इसका इसलिए कारण इसका जो यूज़ है वो रिसेंटली बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे और देख लेते हैं अगला आर्टिकल जो कि है मीथेन इन कृष्णा गोदावरी बेसिन से रिलेटेड, ठीक है। देखिए कंटेस्ट ये है कि रिसर्चर्स ने क्या पाया है कि जो मीथेन पाई जाती है कहाँ पर, कृष्णा गोदावरी में, ठीक है ना, वो हाइड्रेटेड मीथेन के डिपॉजिट्स यहाँ पर मिले हैं, ठीक है ना, कृष्णा गोदावरी बेसिन के आसपास। ऑलराइट, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये जो हमें डिपॉजिट्स मिले हैं वो बायोजेनिक ओरिजिन के हैं, ठीक है ना। बायोजेनिक ओरिजिन के यानी कि जो इन डिपॉजिट्स को, मीथेन के डिपॉजिट्स को बनाया गया है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनाया गया है। ऑलराइट, उनके थ्रू प्रोड्यूस किया गया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन हो सकते हैं, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनके थ्रू इनको बनाया गया है। और साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना उनके थ्रू भी इनको बनाया गया है, माइक्रोब्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो देखिए अब कृष्णा गोदावरी बेसिन का सिग्निफिकेंस क्या है। जो मीथेन के डिपॉजिट्स यहाँ पर एस्टिमेट किए गए हैं, मतलब कि जो अंदाज़ा लगाया गया है कि इतना मीथेन हमें यहाँ से मिल जाएगा, वो जो है डबल है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट डबल है किसके, टोटल फ्यूल रिजर्व ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। समझ रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंस है इस बेसिन का, ठीक है। और यहाँ पर जो बायोजेनिक मीथेन का रीजनरेशन है उसकी जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। अब मीथेन क्या होता है, हम थोड़ा सा मीथेन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए मीथेन जो है ना वो एक क्लीन एंड इकोनॉमिकल फ्यूल माना गया है, ठीक है। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के संपर्क में आने से मीथेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है इसको, ऑन अर्थ मीथेन इज नेचुरल ऑकरिंग, ठीक है। सबसे पहले तो अर्थ में ये नेचुरली पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द मीथेन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल प्रोसेस में जैसे कि माइक्रोब्स के कारण, ठीक है ना। और अंडरग्राउंड जो होता है ना वो नेचुरल गैस के साथ ये पाया जाता है, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। जो अंडरग्राउंड में जो मीथेन मिलता है वो कैसे, वो भी बायोलॉजिकल हो सकता है। कैसे, जो अर्लियर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया हो, ठीक है, उनके थ्रू मिला हो ये हमें, ठीक है। और कई बार तो ये जो एनिमल्स होते हैं ना आपके, कुछ कुछ एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी उसके थ्रू भी ये प्रोड्यूस होता है, जैसे कि काउस के डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस में भी मीथेन एज अ प्रोड्यूसिंग गैस होती है। ऑलराइट, ठीक है। साथ ही साथ इसको अबायोटिकली भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। ये जो है रॉक्स में आपको फॉर्मेशन इसका मिल जाएगा, स्प्रिंग्स एंड एक्वाफर के पास ये मीथेन आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके ये कुछ सोर्सेज हो गए, ठीक है ना।
ये अर्थ की सरफेस पर शॉर्ट लिव्ड होती है। अर्थ और मार्स पे ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंटेड में पाए जाते हैं अमाउंट में, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं रहेगी। ठीक है, अब मीथेन हाइड्रेट्स क्या होते हैं? देखिए, जब आपका मीथेन संपर्क में आता है किसके? वाटर के, H2O के साथ जब ये संपर्क में आता है, ठीक है ना, इन कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम लो प्रेशर हो और हाई प्रेशर की कंडीशन, लो टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर हो, ठीक है ना, इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा आप। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की जब सिचुएशन में ये दोनों अपने पास आते हैं, कौन? मीथेन और हाइड्रोजन, तो ये फॉर्म करते हैं मीथेन हाइड्रेट। ऑलराइट, ठीक है, इनकी बॉन्ड बन जाती है जिससे मीथेन हाइड्रेट फॉर्म होता है। ठीक है, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है असम में ऑयल वेल फायर से रिलेटेड। देखिए, असम की एक जो वेल है वहाँ पर फायर वगैरह लग गई और गैस के कारण वहाँ पर, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये काफ़ी पिछले कुछ हफ्तों से लगी हुई है और इसको कंट्रोल करने में भी हमें काफ़ी टाइम अभी लग जाएगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस फायर का। ठीक है ना, इसका इम्पैक्ट होने वाला है डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है ना, जो इसी के पास जो यहाँ पर फायर लगी हुई है, ठीक है ना, डिब्रू में, ठीक है ना, वहाँ पर एक नेशनल पार्क है, वो बहुत फेमस है, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, जो इससे कुछ 900 मीटर्स की दूरी पर है। ठीक है, वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है ना, ये जो नेशनल पार्क है ये आपका काफ़ी सारी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, फ्लोरा फौना है, उनका बर्थ यहाँ पर, उनका प्लेस है, यहाँ पर रहते हैं वो लोग। ठीक है ना, अराउंड 36 स्पीशीज़ ऑफ मैमल एंड नियरली 400 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड का घर है डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। ऑलराइट, ठीक है, एक और नेशनल पार्क है जो कि कुछ दिनों में असम का जो न्यूज़ में आया था, जो कि आपका दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसको अब सरकार ने बोल दिया है कि हम इसको नेशनल पार्क बनाएंगे। ठीक है, तो इसको पॉइंट को आपको याद रखना है, दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है ना, दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क होने वाला है। ऑलराइट, ठीक है, इसे हम किस नाम से और जानते हैं? तो जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और ये पार्ट है एक दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का। ऑलराइट, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आज एक होमवर्क में, जो कि है कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सरोद पोर्ट। इसके बारे में हमने आर्टिकल कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो पहला क्या स्टेटमेंट है? इट वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ठीक है ना, अगला स्टेटमेंट है इट वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है ना, ये सेकंड स्टेटमेंट है। ऑप्शन है आपके 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, और डी है नीदर 1 nor 2। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये डिस्कशन कैसा लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक्स फॉर द डिस्कशन।